आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने बाबा कौम महात्मा गांधी को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इसे महज इत्तेफाकी ही कहिए कि ठीक इसी दिन यानी आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर शहरियत तरमीमी कानून पर एहतजाज कर रहे तलबा पर एक शख्स ने गोली चला दी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालिबे इल्म शादाब को गोली लगी। इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दर्जनों पुलिस एहलकार उस वक्त शरपसंद शख्स के पीछे खड़े हैं और वो शख्स देसी कट्टा लहराकर जय श्री राम का नारा लगा रहा है। गोली चलाने वाला शख्स यह भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये लो आजादी। इस वाकये के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस में कशीदगी बढ़ गई है। इस वक्त भी हालात कशीदा बताए जाते हैं, लेकिन हालात फिलहाल काबू में हैं। सवाल यह उठता है कि जहां आज मुल्क बाबा कौम को उनके यौम शहादत पर याद कर रहा है, तो यह कैसा खिराज अकीदत है? आखिर ये कौन लोग हैं जो गांधी के देश में नफरत फैला रहे हैं? यह वाकया साजिश का हिस्सा है या फिर दिल्ली में होने वाले इंतखाबात के चलते इस पर सियासत हो रही है? और सीधे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर इस वक्त हालात कुछ कशीदा हैं। सीधे हम दिल्ली का रुख करेंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस के बाहर हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ और खासतौर पर जुड़े हुए हैं। सीधे हम शंकर के पास जाना चाहेंगे। शंकर, क्या कुछ हालात हैं? दोपहर में जिस वक्त गोली कांड हुआ था, गोली चली थी, उसके बाद से जामिया के स्टूडेंट में काफी नाराजगी पाई जा रही है। निश्चित तौर पे देखिए, अगर जामिया इलाके की अगर हालात की अगर बात करें तो हालात यहाँ तनावपूर्ण हैं, लेकिन स्थिति अभी फिलहाल नियंत्रण में है, क्योंकि जो बैरिकेड्स हैं, बैरिकेड्स पे तमाम जो छात्र छात्राओं जो प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे, उनको समझाया गया कि यहाँ पर किसी भी तरह से कानून को हाथ में ना ले, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। लिहाजा इस बात की गंभीरता को देखते हुए जो प्रदर्शनकारी जो छात्र छात्राएं हैं वो बैरिकेड्स के एक साइड में है और दूसरे साइड में दिल्ली पुलिस है। जिस जगह पे हम खड़े हैं ठीक हॉली फैमिली अस्पताल है, और हॉली फैमिली अस्पताल जो है हमारे ठीक पीछे है, और हॉली फैमिली अस्पताल से तकरीबन 100 से 150 मीटर के फासले पर वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, और बैरिकेडिंग के पास ही उन तमाम जो प्रदर्शनकारी जो छात्र छात्राएं हैं उसको रोका गया है। हालांकि मौके पर यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे फोर्स जो है उसको तैनात किया गया, खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पे तैनात किया गया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों को भी विशेष तौर पर तैनात किया गया, और यहाँ पे फिलहाल स्थिति जो है, जो तनाव वाली स्थिति थी, तनाव वाली बनी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल वो तमाम जो परिस्थितियाँ हैं उसको नियंत्रण में रखा गया है, और लगातार जो प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं, बाकायदा छात्र छात्राओं को समझाया जा रहा है कि आप कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी हरकत ना करें जिससे कि आपके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई हो। तो यहाँ पर फिलहाल आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पुलिस की टीम जो लगातार यहाँ मुस्तैद यहाँ पे पहुँच रही है, और जो भी लोग जो प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर घायल हुए थे उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। यहाँ पर जो बैरिकेड्स जो बने थे, बैरिकेड्स को तोड़ने के दौरान में कुछ जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पे भर्ती जख्मी हुए थे, उनको लेकर पुलिस की टीम यहाँ पर अब अंदर जामिया हॉली फैमिली अस्पताल जो है उसके अंदर जा रहे हैं, और काफ़ी छात्रों को यहाँ पे बाकायदा चोट लगी है। खासकर उन छात्रों को चोट लगी है जो बैरिकेड्स क्रॉस करके नीचे कूद रहे थे। तो यहाँ पर जो हालात हैं, हालात अभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती जरूर हो गई है, लेकिन यहाँ पे कोशिश होगी कि किसी तरह से स्थिति को सामान्य बनाए रखा जाए, और इसके लिए लगातार जो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी छात्रों से अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल कमिश्नर हैं कानून व्यवस्था सतीश गोलचा, वो इस वक्त में भी थोड़ी देर पहले अभी बाकायदा एम्स अस्पताल पहुंचे, जहां पे घायल जो स्टूडेंट है वहां पे भर्ती है, और वहां छात्रों से अपील भी कर रहे थे, उससे मिलने के लिए पहुंचे। और इसके साथ ही जो प्रवीर रंजन है जो स्पेशल सीपी क्राइम है वो भी पहुंचे शंकर आनंद। कहा यह जा रहा है कि जामिया के कुछ स्टूडेंट को डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। आखिर ये कदम पुलिस ने क्यों उठाया है? और यह भी कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर भी जमा हो रहे हैं। क्या इस तरह का कोई अपडेट है आपके पास? 7:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। ITO स्थित जो पुराना
जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ पर पहुँचने का, और वहाँ पर काफ़ी छात्र छात्राएं पहुँचे थे। तकरीबन 30 जो छात्र छात्राएं जो ITO स्थित पुलिस मुख्यालय पे पहुंचे थे, वहां से उन्हें हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेकर के वहां से ITO से निकल चुके हैं। जामिया इलाके की बात करें तो जामिया में यहाँ पे किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन ITO पर जो प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पे छात्र छात्राएं, उनको वहाँ पे हिरासत में लिया गया है और वहाँ पर बाकायदा और भी जो भी मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन को वहाँ पे बंद किया गया है ITO पर, जिससे कि वहाँ पर कोई भी भीड़ वहाँ ना पहुँच सके। तो इस वक्त में जो जामिया की स्थिति बोले कि जामिया पे यहाँ पे स्थिति को कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पे किसी तरह से मामले को शांत कराया जाए। हालांकि ये मामला उस वक्त में आज ज़्यादा तनाव की स्थिति में हो गया जिस वक्त में आज दोपहर के वक्त में तकरीबन 1:45 के लगभग में यहाँ पे फायरिंग की गई। फायरिंग करने वाला जो शख्स है, हालांकि वो नाबालिग है, उसका नाम नहीं जिक्र कर सकते हैं, ना उसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन इतना बताया जा सकता है कि वो ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है। और आज जिस तरह से बाकायदा यहाँ पे फायरिंग हुई, उसके बाद जो यहाँ इस इलाके में जो प्रदर्शनकारी है वो थोड़ा सा आज उग्र हुए थे, लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई और छात्रों से भी बाकायदा अपील की जा रही है, जो तमाम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे अपील की जा रही है कि कोई भी कानून को हाथ में ना ले। और यहाँ पर फिलहाल जो स्थिति अगर कहा जाए तो यहाँ पर ठीक होली फैमिली अस्पताल जो है, जो जामिया के पास में बाकायदा, वहाँ पर काफ़ी तादाद में पुलिस कर्मी जो है बिल्कुल, यानी शंकर माना जाए कि हालात कशीदा हैं लेकिन काबू में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हालात पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो ये दिल्ली के हालात हैं और इसे महज इत्तेफाक माना जाए कि 30 जनवरी 1948 को जो वाकया हुआ था, पूरे मुल्क को एक तरह से हिलाकर रख दिया था। उस दिन अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, बाबा कौम महात्मा गांधी का कत्ल किया गया था और ठीक उसी तारीख को दिल्ली के अंदर ही जब इस तरह का वाकया होता है तो इस पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल यह भी है कि क्या देश और समाज जो है वो गांधी जी के सबक को एक तरह से भूल रहा है? क्या वाकई में गांधी जी की जो विचारधारा थी, क्या उस पर अब कहीं ना कहीं एक तरह से आंच आती दिख रही है? आखिर ये कौन लोग हैं जो गांधी के देश में एक तरह से नफरत फैलाना चाह रहे हैं? आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, राजीव पांडे साहब स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, कई बार इस इश्यू पर मेरे साथ जुड़ते रहे हैं जो मुल्क के हालात हैं। कुछ देर में डॉक्टर माजिद देवबंदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर सुमन जो कि हिस्टोरियन है वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। इनके अलावा मुईद अहमद साहब साबिक मिनिस्टर हैं कांग्रेस के और अशोक सिन्हा RSS थिंकर हैं। सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब बहुत मुख्तसर में चाहूंगा कि पहला सवाल आपसे, पहला कमेंट आपसे कि जिस तरह से हमने देखा था कि जो तारीख बताती है कि 30 जनवरी की जो तारीख है मुल्क की हिस्ट्री में, मुल्क की तारीख में बहुत अहमियत का दिन है। एक ऐसा दिन, एक ऐसा दाग मुल्क पे लगा था जो कभी एक तरह से मिट नहीं सकता है। और उसी 30 तारीख को ख्वाजा इफ्तिखार साहब दिल्ली में देखिए जो वाकया हुआ, जिस तरह से गोली चलाई गई, कहीं ना कहीं 1948 की याद ताजा हो गई। मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं ख्वाजा इफ्तिखार साहब कि क्या हमारा समाज, हमारा मुल्क और हम लोग क्या गांधी के सबक को भूल रहे हैं? देखिए अबू हुरैरा साहब, आज का जो ये दिन है जी, यानी 30 जनवरी 1948 को जब हम आज याद करते हैं जी, तो हमें जो चीज़ जहन नशीन हमें करनी चाहिए वो ये है कि जिसको तमाम दुनिया ने एपोस्टल ऑफ नॉन वायलेंस कहा, माना और तस्लीम किया, जिसके स्टैचूज तमाम दुनिया की जितनी भी बड़ी कैपिटल सिटीज हैं उसके अंदर लगी हुई है। बिल्कुल एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में दुनिया में कहीं पर भी कोई मनफी बात नहीं की जाती, बल्कि उसको एक ऐसी मिसाल के तौर पे, एक किरदार के तौर पे और एक नजरिए और तहरीक के तौर पे माना और तस्लीम किया जाता है कि जिसके अंदर 3 चीजें पेवस्त है, अमन, सुलह, सलामती और इसके अलावा भाईचारगी, खुशगवारी, खैर सगाली, ये तमाम चीजें गांधी जी के साथ जुड़ती हैं। अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान जिसको दुनिया में
हमेशा ये माना गया कि ये अहिंसा की, नॉन वायलेंस की, अदम जारहियत की जमीन है और ये इस तरह की अपने अंदर तहजीब और रिवायात और अक़दार रखती है। उस जमीन पर जब नाथूराम गॉडसे ने बाबा कौम महात्मा गांधी को कत्ल किया तो वो हमारे इस नजरिए की पहली शिकस्त थी और कहीं ना कहीं हमारा वो पहला फेलियर था। और अब मैं इस बात को सीधा लेकर आता हूं यहां तक जहां जो जामिया के अंदर जो ये हादसा हुआ है जी। सवाल ये पैदा होता है कि वो अनासिर जिनके अंदर जो है वो गांधी को लेकर, उनके नजरियात को लेकर किसने ये आग भर दी है और किसने उनको इतनी हिम्मत और हौसला अता कर दिया है कि वो पुलिस की मौजूदगी में, इंतजामिया की मौजूदगी में, महज़ब समाज की मौजूदगी में एक देसी कट्टा लेकर उस मजमे में जाता है, खड़ा होता है, उसको लहराता है और उसके बाद में एक बच्चे को जख्मी कर देता है और वहां पर हमारी पुलिस मौजूद होती है। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि गांधी का ये हिंदुस्तान तो गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। ये तो हमारे किसी भी अकाबिर के साथ हम इस हिंदुस्तान को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का तो मतलब ही अमन है। हिंदुस्तान का मतलब ये हरगिज नहीं है कि लॉलेसनेस हो जाए। अंग्रेजी में अबू हुरैरा साहब एक टर्म आता है, इसको हम कहते हैं एनोमी। एनोमी का मतलब होता है कि एक्यूट स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, यानी जब ऐसी कैफियत, ऐसी सूरत हाल कि जिसमें कानून जो है वो पसपा हो जाए, कानून बेबस हो जाए। और आज की जो जामिया की सूरत हाल है, मैं तो जामिया के बच्चों को, जामिया की तलबा को, जामिया की इंतजामिया, जामिया की क़यादत को दाद तहसीन देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तहम्मुल का, बुर्दबारी का मुजाहरा किया है वो गांधी की विरासत है। आप ये देखिए गांधी की विरासत का जो अमीन है आज कौन है? जामिया मिलिया इस्लामिया जी। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, मैं इस पर और बात करूंगा। दूसरे पैनलिस्ट को मैं चाह रहा हूं कि डिबेट में सबको बारी बारी से मैं जोड़ लेता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ डॉक्टर अमित सुमन साहब जो कि हिस्टोरियन है, लेकिन मैं यहां पर यह भी बताता चलूं कि डॉक्टर अमित सुमन, गांधी पर आपने बहुत काम किया है और गांधी जी को बहुत करीब से आपने पढ़ा और आप जानते हैं। मैं डॉक्टर अमित सुमन आपके पास ही आना चाहूंगा। डॉक्टर अमित सुमन, पिछले कुछ दिनों से जो मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, एक बेचैनी है, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम गांधी की जो तालीमात हैं, कहीं ना कहीं जो उनका मैसेज है, जो उनका पैगाम है, उससे हम थोड़ा सा भटक रहे हैं? अबू भाई, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि अभी जो मंजर देखने को मिल रहा है कि पिस्तौल को हवा में हिलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे उस वाक्य की तरफ, उस दृश्य की तरफ ले जाता है जब आज से 60-65 साल पहले 1948 में गांधी जी को गोडसे ने मारा था और इसी तरह से पिस्तौल हिलाकर दिखाया था। गांधी जी को अगर मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उनकी उठा के देखूं और बात करूं तो अमन, भाईचारा, सत्यनिष्ठा, उनका जो पैगाम था उसको ना सिर्फ उन्होंने लोगों में पहुंचाया था, बल्कि उसको खुद भी उन्होंने बहुत ईमानदारी से प्रैक्टिस किया था, उसको जिया था अगर मैं कहूं तो। गांधी जी की तालीम को हम कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन हाँ भूल जरूर रहे, क्योंकि उन्होंने जिस भाईचारे की बात की थी, जिस अमन और पैगाम की बात की थी, एक छोटा सा ऐतिहासिक वाकया है जिसकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूंगा कि जब बंटवारे की बात हो रही थी और जिन्ना बिल्कुल अडिग थे कि बिल्कुल भारत का बंटवारा होना ही चाहिए, तो गांधी जी के पास पटेल और नेहरू साहब पहुंचते और कहते हैं कि वो मान नहीं रहे हैं, आप इनको समझाइए, आप ही समझा सकते जिन्ना साहब को जी। जब वो अपने घर से, अपने उस आश्रम से निकल रहे होते हैं गांधी, तो वो देखते हैं कि वहां पे एक खास संगठन से जुड़े हुए लोग वहां आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मत जाइए। बट गांधी कहते हैं कि मैंने ऐसे भारत का ना सपना देखा था और ना मैं चाहूंगा कि इस तरह का भारत बने जहां पे एक भाई दूसरे भाई का कत्ल करने की कोशिश करे या एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाए। और जब गांधी जी जाते हैं जिन्ना साहब के पास तो वो उनको मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अरे मेरे भाई जिन्ना, मान जाओ, तुम कहो तो मैं नेहरू को, पटेल को बोलूंगा कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। बट ये जो भाईचारा, अमन, पैगाम हमारा सदियों की एक हमारी विरासत रही है, साझी संस्कृति हमारी एक तरह से हमारी विरासत रही है, उसको मत भटकाओ। जिन्ना साहब उस पर तैयार नहीं होते हैं और खैर जो हुआ वो सब जानते हैं। और उसके बाद जो हमारे यहाँ कत्ल-ए-आम का मंजर था, एक भाई दूसरे भाई के खून को लेके आमादा था और बाद में गांधी जी फिर नोआखली भी जाते हैं। कहीं ना कहीं
कुछ उसी तरह का परिदृश्य फिर से देखने को मिल रहा है जो अभी हो रहा है। मैं रास्ते में था जब ये जामिया का वाकया देखने को मिलता है, और बड़ा ही मुझे लगता है कि शायद एक वर्ड अभी उन्होंने यूज किया ख्वाजा साहब ने, एक और वर्ड है आरके केस, जहां पे एनआरकी बिल्कुल मतलब अपने चरम पे होती है, और आप देखते हैं कि वहां पे ना शासन की कोई मतलब है, ना व्यवस्था, ना कानून, और दिल्ली शहर में इस तरह से पिस्तौल का लहराना अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है कि क्या गांधी जी ने ऐसे ही भारत की परिकल्पना की थी? क्या गांधी जी ने ऐसा ही भारत बनाने के लिए खुद और पूरी की पूरी जो हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, वो क्या जिन लोगों ने भी बलिदान दिए, क्या उनके बलिदान को हम इस तरीके से याद करेंगे? क्या गांधी और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, आज के दिन ये होना तो कई गंभीर सवाल उठाता है कि क्या वाकई में यही हम गांधी जी को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं? बहुत बहुत अहम हो जाता है इस दिन इस तरह का वाकया होना। इस पर डॉक्टर सुमन हम और भी आगे बात करेंगे। मेरे साथ राजू पांडे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन शायद उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही। जी राजू पांडे साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। राजू पांडे साहब, ख्वाजा इफ्तिखार साहब को भी आपने सुना और डॉक्टर अमित सुमन जी को भी आपने सुना। क्या वाकई में जिस तरह का माहौल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजू पांडे साहब ये माहौल पिछले कुछ सालों में बना है, या ये माहौल या जो जिस तरह के हालात हैं ये चंद दिनों के हालात हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, क्या वाकई में हम गांधी से दूर जा रहे हैं जिसकी वजह से ये हालात इस तरह के होते जा रहे हैं? अबू जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये सही है कि कुछ लोग हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान को गांधी से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज ये घटना हुई है कि एक आदमी है जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ भी हो सकता है। जिस तरीके से एक कट्टा जिसमें एक सिंगल बुलेट होता है, इतने लोगों के सामने जाकर के फायर करना, और फिर लोग जानते समझते कि एक आदमी में पिस्टल है, फिर भी लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि अब ये क्या हुआ है वो तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा कि उस व्यक्ति की किसी से सांठगांठ थी या वो मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति है। क्योंकि कोई भी आदमी जो मानसिक रूप से स्वस्थ है वो हजारों की भीड़ के सामने एक गोली निकलने वाला एक देसी कट्टा लेकर के नहीं जाएगा। पहली तो ये बात है। नहीं, राजू पांडे साहब, बात है कि देश में कौन लोग हैं जो गांधी के आइडल से नहीं, एक मिनट, हाँ, नहीं, बात आप पूरी कर लीजिए, मैं काउंटर नहीं करूंगा। ठीक है, आप बात पूरी कर लीजिए। इस देश में जी बिल्कुल, प्लीज इस देश में एक कानून पास होता है, और जिस प्रकार से कुछ लोग इस देश में उस कानून के विरोध में स्वास्तिक को जलाने की कोशिश करते हैं, हिंदुत्व के खबर खुदेगी एएमयू की धरती पर बोलते हैं, हिंदुस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया आर्टिकल ये राम मंदिर पर उसकी बात करते हैं, आर्टिकल 370 के इनऑपरेटिव होने की एब्रोगेशन की बात करते हैं। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि कुछ लोग हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से जो एनआरसी कहीं नहीं है, काउंटर कर सकता हूं। राजू पांडे, काउंटर कर सकता हूं। बात मेरे ख्याल से आपकी हो गई। राजू पांडे साहब, अब राजू पांडे साहब, अब आप ये भी कहेंगे कि अनुराग जी ने जो बयान दिया था, वो बयान भी उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। जो भरी भीड़ में दसियों हजार लोगों के बीच में जिस तरह से उन्होंने जो नारा लगाया था। अबू जी मैं जवाब दे रहा हूं इसका। देखिए अबू जी, एक बात बताइए, अनुराग जी ने कहा देश के गद्दारों को, जनता ने कहा गोली मारो, जो भी है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं चैनल पर इस तरीके की बात करूं। अरे तो देश की गद्दारों को जूतों नहीं मारो तो उनको जाकर के माला पहनाओ क्या? आप देश की गद्दार, आप अबू भाई क्यों कहना चाहते हैं कि देश के गद्दार शाहीन बाग वाले हैं? उन्होंने कहा देश के गद्दारों को, जो भी गद्दार हो सकता है, वो XYZABC कोई भी हो सकता है। जिसने गोली चलाई उसने तो गद्दार इन्हीं को मारा ना, राजू पांडे साहब। गद्दारों को तो गद्दार किसको समझा जाए, फूल का माला गद्दार किसको समझा जाए राजू पांडे साहब? ये तो अनुराग ने नहीं बताया। अनुराग जी ने ये तो नहीं बताया कि गद्दार कौन है। जिसने जामिया में गोली चलाई उसने समझ लिया कि गद्दार कौन है। उन्होंने बात की। नहीं, अब देखिए, ये आपकी प्रॉब्लम है। देश का जो गद्दार है ना, सही, देखिए सही जवाब आप दे रहे हैं राजू पांडे साहब, सही जवाब आप दे रहे हैं। जिसने आज गोली चलाई है, राजू पांडे साहब, किस तरह की वो नारेबाजी कर रहा था,
मैं नहीं चाह रहा हूं कि दोबारा नेशनल चैनल पर इस तरह की नारेबाजी या उस तरह के बात हो जो नारेबाजी गोली चलाने से पहले हो रही थी, जो उसने नारेबाजी की थी उस शख्स ने। ये आम आदमी पार्टी की प्लानिंग भी हो सकती है। ये जवाब अच्छा है। पार्टी का प्लान भी किया हुआ आदमी हो सकता है। आप इन्वेस्टिगेशन से पहले कूदिए मत। मेरा कहना है, ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इस प्रकार के व्यक्ति को, जो जाकर के एक सिंगल पुलिस, देखिए कोई अगर वो आतंकवादी होता और जैसी जैसी वो बड़ी बातें कह रहा है ना, तो इस प्रकार से वो नहीं जाता। देखिए वो बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है राजू जी, मेरे ख्याल से बात पूरी हो गई। मैं मोहित अहमद साहब आपके पास आ रहा हूं। मोहित अहमद साहब, देखिए आज मुल्क के लिए बहुत अहम दिन था। मुल्क मतलब इस दिन को कभी भुला नहीं सकता है 30 जनवरी को, और उसी दिन इस तरह का वाकया होता है। और उस पर जिस तरह से राजीव पांडे जी का कहना है कि ये कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है, सियासी साजिश हो सकती है, ये इसमें आम आदमी पार्टी का भी हाथ हो सकता है और इसमें कांग्रेस का भी हाथ हो सकता है। देखिए साहब, ना इसमें कांग्रेस का हाथ होने की उम्मीद लगती है, ना आम आदमी पार्टी के। तो आम आदमी पार्टी वाले करवा सकते हैं। नहीं, कई आम आदमी पार्टी को क्या फायदा होगा इस तरह की हरकत करके? आम आदमी पार्टी क्यों करेगी? ये वो लोग हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड में जाइए, जो वो लोग हैं जो महात्मा गांधी को पसंद नहीं करते, जो महात्मा गांधी का मजबूरी में नाम लेते हैं मगर महात्मा गांधी की तस्वीर पे गोली मारते हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं। और आज 30 जनवरी का दिन इसीलिए तलाशा गया, और वरना ये कोई सरफिरा नहीं है, न ये कोई बेदिमाग वाला आदमी है। इसने बिल्कुल वो जो महात्मा गांधी से नफरत करते हैं, उस महात्मा गांधी के जिसने अपने अहिंसा का डंका हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में अब स्थापित किया है, और दुनिया के लोग उसे मानते हैं, पूजते हैं उसके अहिंसावादी को। तो जिस शख्सियत मारा है वो मानसिकता है। जिस शख्सियत ने महात्मा गांधी की हत्या की, उसी विचारधारा के लोगों की ये करतूत है। मेरा तो ये कहना है। मैं इस चीज की आज के दिन इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, काहे नफरत की राजनीति कौन करा रहा है? आज ये भाजपा सरकार, मौजूदा सरकार नफरत की राजनीति कर रही है, भाई भाई को बांट रही है, एक दूसरे से अलग कर रही है। हिंदुस्तान के आर्थिक, बेरोजगारी, डेवलपमेंट के कोई मुद्दा ना उठा करके इसी में इस देश की जनता को उलझाए हुए है। तो जब इस देश की जनता को ये लोग उलझाए हुए हैं तो उसी विचारधारा ने मारा है। ठीक है राजू पांडे जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा क्योंकि सिन्हा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जी राजू पांडे जी, बस एक मुझे कहना है जी कि ये जो इन्होंने बहुत सारा लंबा भाषण दे दिया, महात्मा गांधी को शाहीन बाग के मंच पे शर्जील इमाम गाली दे रहा था और सब लोग ताली बजा रहे थे। किसकी बात कर रहे हैं ये लोग? शर्जील इमाम ने कहा कि गांधी ताली बजा रहे थे। संविधान हमारी आत्मा है। के जितने लोग वहां खड़े थे उन्होंने शर्जील इमाम का समर्थन किया था। अब किन किन लोगों का भाषण सुनवा रहे हैं मुझे? अरे देश गांधी के ही रास्ते पर रहेगा। देश गांधी के रास्ते ये वो लोग राजू पांडे जी, ये तो देखिए हमारी बदकिस्मती है। आज मुल्क में गोडसे के जो कातिल है, आज भी मुल्क में महात्मा गांधी जी के जो कातिल है वो आज भी एक तरह से जिंदा है। राजू पांडे जी, ये तो हमारी ये बदकिस्मती है। आज भी गोडसे की पूजा हो रही है और गोडसे के मंदिर बन रहे हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है राजू पांडे जी। राजू पांडे जी, ये तो हमारी बदकिस्मती है जिस तरह से हो रहा है। शर्जील इमाम ने जब गांधी जी को फासिस्ट कहा, वहां के लोगों ने तालियां बजाई कि नहीं बजाई? शाहीन बाग में, जामिया में, जेएनयू में, बताइए इस बात का जवाब दे दीजिए आप मुझे। मैं राजू पांडे जी, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए शर्जील ने जो किया है तो उसको संविधान मेरी आत्मा है। नहीं राजू पांडे जी, अगर शर्जील ने किया तो वो सलाखों के पीछे है। सवाल ये उठ रहा है कि जो लोग गोडसे की पूजा कर रहे हैं, जो उसका मंदिर बना रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? ये भी एक सवाल उठ रहा है ना। जनता पार्टी तो वो भी जिसने गोली चलाई है वो जेल में है। आज जिसने वहां जाकर के कट्टा लहरा के गोली चलाया, उसको दिल्ली पुलिस ने पकड़ करके जेल में डाल दिया। नहीं, सवाल राजू पांडे साहब टाइमिंग पर उठ रहा है। सवाल टाइमिंग पर उठ रहा है राजू पांडे जी।
30 जनवरी को इस तरह का वाकया होना, ये टाइमिंग टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। मैं अशोक सिन्हा जी, बाबू भाई टाइमिंग पे उठ रहा है, इससे किसको फायदा होगा? इससे मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसे इसका फायदा होगा, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं अशोक सिन्हा जी आपके पास आना चाहूंगा। अशोक सिन्हा जी, क्या जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, एक जगह रखने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है राजू पांडे, मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं अशोक सिन्हा जी, जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, क्या आपको लगता है कि गांधी से दूर जा रहे हैं हम लोग, इसी वजह से आज मुल्क मतलब इतना बदलता जा रहा है, आज समाज जो है इतना बदलता जा रहा है, सिर्फ गांधी से दूरी की वजह से? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी प्रकार के हिंसा में विश्वास नहीं करता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संविधान है उसमें स्वयंसेवक बनने के 2 ही क्राइटेरिया हैं। पहला कि वह भारतीय संविधान में विश्वास करता हो और वह हिंसा में विश्वास नहीं करता हो। यह दोनों बातें हम लोग स्वीकार करते हैं कि हमारा स्वयंसेवक या संगठन किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के हिंसा में उसका विश्वास नहीं है। अब जहां तक गांधी जी से आज की घटना के तुलना करने का प्रश्न है, तो मैं बता दूं आपसे कि गांधी जी के या किसी के भी मृत्यु के दिन पूरे देश में अनेक घटनाएं होती हैं, परंतु वह सिमिलर नहीं होती। इस समय कोई गांधी नहीं है सामने और इस समय कोई गोडसे भी नहीं जिंदा है, मगर दोनों की विचारधाराएं जिंदा हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा पे विश्वास करते थे, सत्य को वो भगवान मानते थे और भगवान समझ के पूछते थे वो। गांधी जी 1936 में डॉक्टर असीम हिस्टोरियन है, वो हमारी बात से सहमत होंगे कि 1936 में गांधी जी संघ के शिविर में गए थे, जमनालाल बजाज उनको लेके गए थे। संघ के शिविर में जाकर के उन्होंने देखा और बाद में प्रशंसा किया उन्होंने। गांधी वांग्मय के पृष्ठ 89 पर लिखा हुआ है कि जब वो भारत विभाजन के तुरंत बाद बिरला भवन में रुके थे, संघ की शाखा वहीं सामने मैदान में लगती थी, तो शाखा पर भी गए और उन्होंने कहा कि मैं संघ में गया था, मैंने देखा कि वो लोग देशभक्त हैं, अनुशासित हैं और छुआछूत से रहित हैं, वो भेदभाव नहीं मानते। ऐसा करके संघ की प्रशंसा अशोक सिन्हा जी, बाद में संघ पे आरोप लगा। अशोक सिन्हा जी, आज का वाकया तो बता रहा है, जो फायरिंग जामिया में हुई है, ये तो जाहिर कर रहा है कि कौन सी विचारधारा चल रही है, किस पर अमल किया जा रहा है, किस विचारधारा पर, ये बताने के लिए काफी है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि जो आज की घटना हुई है वो एक नाटकीय घटना है, एक नाटकीय घटना है। अच्छा। और इसकी जांच होनी चाहिए, जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि या तो वह व्यक्ति सिरफिरा है और या फिर उसका इंटेंशन कुछ और है। अब यह जांच का विषय है, जांच के पहले हम लोग जांच आयोग न बन जाए, पहले यह बात प्रकट होने दीजिए कि क्या वह एक नाटक खेला गया, क्या जानबूझ के किसी को बदनाम करने के लिए नाटक खेला गया, या वो आदमी पागल है। ठीक है, नहीं, इस पर बात करेंगे। राजू पांडे सामने आ जाए। राजू पांडे जी, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है दिल्ली से, लेकिन उससे पहले राजू पांडे जी जल्दी से कमेंट दे दीजिए जी। मैं एक 30 सेकंड का देखिए अबू जी, आज जो घटना हुई है ना, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन बार बार आप इस घटना को जोड़ रहे हैं। आप किनसे जोड़ना चाहते हैं इन घटना को? सिन्हा जी ने कहा कि 2 विचारधाराएं हैं, भारतीय जनता पार्टी, सिन्हा जी ने माना कि 2 विचारधाराएं हैं, गांधी जी की विचारधारा भी है और दूसरी गोडसे वाली विचारधारा भी है। तो मैंने कहा ये विचारधारा कौन सी है? बार बार बता रहे हैं जो आज जामिया के बाहर हुआ, ये विचारधारा है कौन सी? राजू पांडे जी, नहीं, देखिए ये आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर देश में ऐसा माहौल किसने तैयार किया कि जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, चाहे वो शाहीन बाग हो या जामिया, वहां आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। ये जो लोग जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं शाहीन बाग से लेकर के जामिया तक में, ये देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। अबू जी, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, याद रखिएगा। राजू पांडे जी, राजू पांडे जी, आप सियासत बहुत अच्छे से जानते हैं और कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं। राजू पांडे जी, राजू पांडे जी, आप सियासत भी बहुत अच्छे से जानते हैं और कानून के भी बड़े अच्छे जानकार हैं। शाहीन बाग में क्या इन लोगों की मजाल थी कि ये धरना चला लेते? इन्हें तो सरकार चाह ही नहीं रही कि ये हटे यहां से। सरकार चाह रही कि 8 फरवरी तक ये ऐसे ही डटे रहें, ये ऐसे ही नारेबाजी करते रहें, ऐसे ही यहां से शर्जील निकलते रहें, तो आप हटा दीजिए, काम आसान हो जाएगा ना। राजू पांडे जी, दिल्ली पुलिस ने नहीं,
नहीं 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 अबू जी आप गलत कह रहे हैं। राजीव अबू जी, पांडे आप गलत कह जी, रहे हैं। राजीव पांडे जी, दिल्ली इतना पुलिस ने इतना जाकर के मुश्किल रिटेन किया और काम, कई बार इतना जाकर मुश्किल के कहा काम कि पुलिस के धरना लिए और हटाइए। सरकार के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन अगर आज जाकर के वहां बल प्रयोग होगा, पूरी दुनिया में जो कुछ रुदाली पत्रकार है और जो देश में बाहर से पैसा लेकर के काम करने वाले लोग कहेंगे कि डेमोक्रेसी नहीं है। देखो सरकार ने उठा करके लोगों को फेंक दिया। देखिए ये जो हो रहा है ना, ये देश में बहुत ही, ये जो शाहीन बाग वाली जो ऑक्युपाई शाहीन बाग एरिया है, आप हमको रास्ता नहीं देने देते, आप हमारे फंडामेंटल राइट्स का विरोध कर रहे हैं। शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं ना, वो मेरे लीगल और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार के लोग आगे और पीछे कहें कि अब हम इनको बाहर नहीं निकलने देंगे तो देश की क्या हालत होगी, आप बताइए अबू भाई। अगर शाहीन बाग के पीछे और शाहीन बाग के आगे लोग जाकर के कहे कि हम इनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, आपकी आबादी वहां 40% है, आप गुंडागर्दी वहां कर रहे हैं। राजीव पांडे जी, मैं इस पर और बात करूंगा। सुमन जी, डॉक्टर सुमन कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित सुमन जी। अबू भाई, मैं सिन्हा साहब और राजीव जी दोनों की बातों से कुछ ना कुछ ना इत्तेफाकी रखता हूं। एक तो सिन्हा साहब ने कहा कि आरएसएस एक ऐसी संगठन है, चूंकि मैं ऐतिहासिक रूप से आरएसएस को देखता आ रहा हूं, जो संविधान में सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। ऑब्वियसली करता होगा, करना भी चाहिए। जो भी भारत का नागरिक है उसकी एक निष्ठा बनती है संविधान के प्रति। बट वही आरएसएस है जो भारत के झंडे को नहीं मानता। उनके यहाँ अपना ही झंडा चलता है, भारतीय झंडा उनके यहाँ कभी उनके हेडक्वार्टर पे या कहीं भी उनका जो कार्यक्रम होता है वहां नहीं फहराया जाता है। राजीव भाई तब से बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं, शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग। भाई ये शाह और शहनशाह का हिंदुस्तान है, यहाँ बहुत सारे शाहीन बाग गायब हो जाते हैं अगर वो इस चीज में इत्तेफाक नहीं रखते। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन की बात वो कर रहे हैं। मैं आज ही एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 40-42 दिन हो गए जेएनयू हिंसा को लेके, अभी तक पुलिस ने चार्जशीट दायर नहीं किया है। वहां भी बहुत ही बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, स्टूडेंट के साथ मारपीट हुई थी। कौन जिम्मेदार है, क्या है, ये तो सरकारी पक्ष बेहतर जानते होंगे, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि कोई भी हिंसा हुई है तो 40 दिन तो चार्जशीट के लिए बहुत बड़ा वक्त होता है। शर्जील इमाम 1 सप्ताह के अंदर अरेस्ट हो जाते हैं जहानाबाद से, बट इसी तरीके से यहाँ अगर आप देखें तो अभी तक चार्जशीट भी दायर नहीं हुई है। हमारे जो वेस्ट दिल्ली के एमपी हैं प्रवेश वर्मा साहब, अनुराग ठाकुर साहब, बहुत ही बड़े बड़े बयानात देते हैं, सर्टिफिकेट बांटते हैं, कौन गद्दार है कौन वफादार है। इनको शायद ये पता होना चाहिए गद्दारी और वफादारी का जो सर्टिफिकेट है वो हिंदुस्तान का जो भी नागरिक है ऑब्वियसली अपने देश के लिए, अपने कानून व्यवस्था के लिए, अपने संविधान के लिए सबकी निष्ठा है। सही। कोई अगर ये कहे कि नहीं तो वो कोई दूसरा ही कह सकता है कि वो गद्दार है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी जो हिंदुस्तान में रह रहा व्यक्ति हो, जिसको अपने मातृभूमि से लगाव हो, जो यहाँ पैदा हुआ हो, उसको अपने देश के प्रति या अपने संविधान के प्रति जाहिर सी बात है, अपने मुल्क के खिलाफ वोट की राजनीति तय नहीं कर सकती है। बिल्कुल, वोट की राजनीति तय नहीं कर सकती है कि कौन वफादार है और कौन ना वफादार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐतिहासिक रूप से ये भी देखने की जरूरत है, जो गद्दार रहे उनको भी आज पूजा ही जा रहा है ना। सही। अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिलकर जिन लोगों ने गद्दारी की थी उस समय देश के साथ, उनको भी तो पूजा ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी और बात करेंगे क्योंकि बिल्कुल वक्त इजाजत नहीं दे रहा, छोटा सा ब्रेक लेना है। लेकिन उससे पहले इस वक्त दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, आपको दिखा दें कि किस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। तलबा को पुलिस डिटेन भी कर रही है, स्टूडेंट को पुलिस पकड़कर भी ले जा रही है और लगातार दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि अगर इसमें एम्बियंस हो, कुछ आवाज हो, तो वो भी हम सुनाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये लोग महिलाओं को डिटेन कर रहे हैं, सनसेट के बाद कुछ शर्म आनी चाहिए। तो आज प्राइम डिबेट में बहुत अहम इशू पर बात कर रहे हैं कि आज मुल्क के जिस तरह के हालात हैं, लेकिन इस मौके पर अगर हम गांधी जी की तालीमात की बात करें, क्योंकि आज पूरा मुल्क महात्मा गांधी को याद कर रहा है,
आज ही के दिन 1948 में गांधी जी का कत्ल कर दिया गया था। क्या वाकई में हम गांधी जी की तालीमात से दूर जा रहे हैं, जो इस तरह का माहौल एक तरह से बदलता चला जा रहा है? इसी पर हम आज प्राइम डिबेट पे बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन डिबेट में जाने से पहले एक और अहम तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जामिया के बाहर आज जिस स्टूडेंट को गोली लगी थी उससे मिलने के लिए चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के चीफ हैं, वो हॉस्पिटल पहुंचे थे। और ये तस्वीरें भी हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें हैं जो जामिया में आज जिस स्टूडेंट को गोली लगी थी उससे मिलने के लिए और उसका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। और इस बीच मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, आप मारूफ शायर भी हैं और बानी चेयरमैन हैं इंटरनेशनल सूफी मिशन के। माजिद देवबंदी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। माजिद देवबंदी साहब, थोड़ा सा आप लेट हुए हैं, डिबेट का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है, लेकिन मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। माजिद देवबंदी साहब, क्योंकि आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की हिस्ट्री के लिए आज का दिन बहुत अहम है। और जिस तरह से आज एक दिल्ली में जिस तरह से वाकया हुआ या पिछले कुछ दिनों से मुल्क के जो हालात हैं, मैं सीधा सीधा सवाल करना चाहूंगा, क्या माजिद देवबंदी साहब आपको लगता है कि महात्मा गांधी की जो शहादत थी, जिस वजह से शहादत हुई थी महात्मा गांधी की, वो एक तरह से रायगा जा रही है? बहुत शुक्रिया अबू हुरैरा साहब, आपने मुझे याद किया। टीवी 18 उर्दू का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मुल्क बहुत सख्त इम्तिहान में है और इस इम्तिहान में आप और हम सब शरीक हैं, लेकिन मेरा यकीन और ईमान है कि सच की जीत होगी। गांधी नहीं मरे, गोडसे मरे हैं। कातिल मरता है, मकतूल नहीं मरता। हुसैन मरे नहीं, यजीद मरा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं ख़त्म हुए, रावण ख़त्म हुए हैं। जालिम ख़त्म नहीं होता ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जुल्म ख़त्म होता है। और गांधी जी की शहादत ने जो पैगाम दिया वो हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए पैगाम दिया कि अहिंसा क्या चीज़ हुआ करती है। भैया, मुझे अभी मैं सुन रहा था, हामिद भाई को ये बता रहे थे, मुझे अफसोस होता है कि ये हमारा हिंदुस्तान जो हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई की मोहब्बतों से बना है, गंगा और जमुना की तहजीब से बना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले जहाँ समझते हैं उनको इमाम हिंद। इमाम हिंद का ये मुल्क है। अल्लाह के वास्ते वो लोग जो नफ़रतों की सियासत करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि दुश्मनी का सफ़र एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएं। बहुत अच्छा, इतना बड़ा मुल्क है हुरैरा साहब। शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग, आपको और कोई मौजू नहीं दिखता? शाहीन बाग पूरे मुल्क में आग लगी हुई है। 40-40 साल से जो हिंदू मुसलमान एक प्लेट में खाते थे, आपने उन्हें दूर कर दिया। शाहीन बाग का आप रोना रोते हैं और आपकी हुकूमत है, आप हटा दीजिए उन लोगों को। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप, हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि अगर मुसलमान पर कोई आँच आई है तो उन्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, और उनके मिनिस्टर गालियां देते हैं, गोली मारो, उसके अलावा ये कर दूंगा। ये बुरी बात है, इसको हम उर्दू में मुनाफकत कहते हैं। एक आखिर में एक जुमला और कहता हूं, मैं देरी से आया, माफ़ी चाहता हूं। इस मुल्क पर आज इतना सख्त वक्त पड़ा है कि अगर हमारे बुद्धिजीव, हमारे इंटेलेक्चुअल्स और दानिश्वरों ने अगर साथ नहीं दिया तो यकीन मानिए ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये मुल्क नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे, इसलिए कि मुल्क आज़ाद है तो हम आज़ाद हैं। हमारे 60,000 से ज़्यादा उलमाए कराम ने अपनी कुर्बानियाँ दी। लाहौर से दिल्ली तक कोई पेड़ नहीं बचा था जिसमें किसी आलिम की, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई मुजाहिदीन आज़ादी की लाश न लटकी हुई हो। ये लोग उनको बुरा कह रहे हैं, ये लोग उनको गाली दे रहे हैं। भैया ने अभी जिक्र किया, हिंदुस्तान का जो झंडा है उसे आप नहीं मानते, ये कोई बात है क्या? आपको मानना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, हुकूमतें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सच्चाई की जीत होगी, हिंदुस्तान की जीत होगी। इसलिए कि हिंदुस्तान की मिट्टी में मोहब्बत की खुशबू है। हिंदुस्तान की मिट्टी देर तक दुश्मनी, नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। नफरत करने वाले खत्म हो जाएंगे। दुश्मनी का सफर तो एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। शाहीन बाग पर बात कीजिए, सब कुछ बात कीजिए, लेकिन हिंदुस्तानियत की बात की अहमियत होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, जाहिर सी बात है कि मुल्क पहले है, मुल्क बचाना है। और मुल्क की जो रवादारी, जो ख्वाब था गांधी जी का, जो ख्वाब था कि आपसी भाईचारी, इत्तेहाद, रवादारी, अदम तशद्दुद, इन तमाम चीजों की आज कहीं ना कहीं अशद जरूरत महसूस की जा रही है, इनकी कमी है। मैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब आपके पास आना चाहूंगा। बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं, लेकिन बड़े इत्मीनान से आप डिबेट में एक तरह से शामिल हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब,
जो गांधी जी का ख्वाब था कि मुल्क में आपसी भाईचारा रहे, इत्तेहाद रहे, मुल्क में हिंसा की कोई गुंजाइश ना हो, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत हद तक जो रिवायतें हैं वो बदलती चली जा रही हैं। क्या वाकई में जो मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि गांधी से हम दूर होते जा रहे हैं, गांधी की जो तालीमात हैं उनकी जो रिलेवेंस जो है उससे हम दूर होते जा रहे हैं, इस वजह से माहौल भी बदलता चला जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि चैलेंजेस आते जाते रहते हैं, हालात ऊंचे नीचे होते रहते हैं, और जमहूरियत में हर मिजाज को वक्त मिलता रहता है। लेकिन ये तो सारा वो अमल है जो होता रहता है और आता जाता रहता है। इससे जो बड़ी बात है वो ये है कि हिंदुस्तान एक नजरिए का नाम है। बिल्कुल। और वो नजरिया गांधी का नजरिया है। और वो नजरिया क्या है? वो नजरिया है बकाए बाहम का। यानी बहुत सी वहदतें अपनी अपनी जुबानों के साथ, अपनी सकाफत के साथ, अपने अक़दार के साथ, अपने अकायद के साथ इकट्ठी किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलके एक इम्तिजाजी कैफियत पैदा करके आपस में रहते हैं, हम सदियों से रहते चले आए हैं। और अबू हुरैरा साहब, मैं हालात में इस वक्त जो आपको तब्दीली दिख रही है और जो माहौल के अंदर एक शिद्दत पसंदी दिखाई दे रही है, एक माहौल में गर्मी महसूस हो रही है, बहुत से लोग इस माहौल से गुस्से में हैं, कुछ लोग इससे मायूस हैं, लेकिन मैं इस सूरत हाल में भी, और अगर सूरत हाल खुदा ना करे इससे भी खराब अगर हो जाए, तो मैं अपने इस यकीन से जर्रा बराबर भी हिलने को तैयार नहीं हूं कि ये मुल्क जो है ये कभी भी किसी भी हाल में किसी भी सूरत में नफरत को ज्यादा दिन चलने न इसने कभी दिया है और न ये कभी नफरत को आगे चलने देगा। अब रही बात यह कि दरमियान में जो गुफ्तगू हुई, जो मुबाहिसा हुआ, उसमें गुफ्तगू हमारी जमातों में चली गई और हमारी टीका टिप्पणी में चली गई और हमने इधर कुछ तीर चला दिया, कुछ उधर तीर चला दिए। देखिए, आज की जो सूरत हाल है, जब गांधी की बात करते हैं तो आपको मुल्क की बात करनी पड़ेगी, और मुल्क की आप जब बात करेंगे तो मुल्क की बात करने में मेरा सवाल ये होगा कि ऐसा हमारे जमीन पर क्या हुआ है कि हम एक दूसरे को लेकर जजमेंटल होने लगे हैं। आए दिन अलिफ जो है बे को कहता है ये गद्दार है, बे अलिफ को अलिफ की वफादारियों पर सवाल उठाता है। ये बुनियादी सवाल है कि ये मुल्क जो है, इस मुल्क के अंदर जहां अच्छी बहस होनी चाहिए थी, जहां अच्छी गुफ्तगू होनी चाहिए थी, जहां मसाइल पर हम कैसे एक दूसरे से जुड़ के मसाइल को मुल्क हल करें, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी में स्लो डाउन है उसको हम कैसे बेहतर करें, बेरोजगारी के जो मामलात हैं उसको हम कैसे काबू पाने की कोशिश करें, महंगाई जो आसमान छू रही है ये हम उसकी तरफ तवज्जो लेकर जाते, हम ये सब काम नहीं कर रहे, हम जजमेंटल हो रहे हैं। हिंदुस्तान में आज सूरत हाल ये हो रही है बदकिस्मती से कि मैं आपको गद्दार कह रहा हूं, आप मुझे गद्दार कह रहे हैं। भाई, गद्दारी का तमगा कोई भी हिंदुस्तानी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, किसी को हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदुस्तान का तमद्दुन इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो ये फतवाबाजी करे कि वो एक्स को कहते कि ये गद्दार है। जो गद्दार होगा वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, वो अदालती कार्रवाई की गिरफ्त में होगा, वो इस मुल्क के आईन की गिरफ्त में होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उनकी गिरफ्त में होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, किसी को ये हक नहीं है कहने का कि कौन गद्दार है और कौन वफादार है, और इसके लिए तो हमारी एजेंसियां हैं, इंतजामिया है, वो इस बात का फैसला करेगी कि गद्दार कौन है और वफादार कौन है। बहुत सही बात आपने कही। मैं राजू पांडे साहब, जुमला कहने दीजिए। राजू पांडे साहब, मैं ख्वाजा साहब आ रहा हूं, दोबारा से मैं ख्वाजा साहब आ रहा हूं। राजू पांडे साहब, बड़ी अच्छी बात राजनाथ सिंह ने कही थी, दिल्ली में एक दो दिन पहले कहीं पर वो चुनावी रैली कर रहे थे और उस मौके पर राजनाथ सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम ऐसी जीत नहीं चाहते हैं जो नफरत की बुनियाद से हासिल की गई हो। एक तरफ राजनाथ सिंह का राजू पांडे साहब ये बयान, दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा और दूसरे लीडर जो नफरत फैला रहे हैं। देखिए अबू जी, अभी बहुत मेरे से पहले जो दो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। देखिए, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं इन सभी जो हमारे सीनियर बैठे हैं वो बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी बातें आपको 89 में सुनाई नहीं दोगी। जो इस समय, उस समय जब
कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, रेप हो रहा था और उनको घर से भगाया जाता है। ये सब भाषण केवल टीवी पर बोलने के लिए होता है। जहां तक है, कहते हैं कि हमारे देश में ऐसी कभी नहीं घटना हुई। अरे देश में हम और आप साथ में मिलकर के आजादी के लिए लड़े और देश का करीब 30% हिस्सा जिहादियों ने अपने लिए कैप्चर करके अलग कर लिया। आप पहले उसके बारे में बात करिए। अब आप कहेंगे हिंदुस्तान में तो इतनी अच्छी बात है, फिर जब ही आपकी आबादी एक जगह बैठ जाएगी तो आप कहेंगे कि शरीयत लॉ लागू होगा। आपको जिहादियों का मतलब मालूम नहीं है क्या होता है। जहां पर बात हो रही है असम में 12 डिस्ट्रिक्ट में हिंदुओं की क्या हालत है, माइनॉरिटीज की क्या हालत है, आप जाकर के देख लीजिए। बिहार में भाई ये डिबेट को मोड़ रहे हैं, गांधी जी के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं, ये गोडसे की तारीफ कर रहे हैं। राजू पांडे जी आगे करके बात करो। राजू पांडे जी होने वाला है नहीं। राजू पांडे जी सवाल ये उठा है कि आखिर मुल्क को तोड़ कौन रहा है? राजू पांडे जी मुल्क को तोड़ कौन रहा है? नफरत कौन फैला रहा है गांधी के इस मुल्क में? राजू पांडे जी सुन पा रहे हैं मुझे? राजू पांडे जी मुझे सुन पा रहे हैं? शाहीन बाग राजू पांडे जी बार बार आप शाहीन बाग का जिक्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शाहीन बाग की नौबत क्यों आई? राजू पांडे जी शाहीन बाग की नौबत क्यों आई? इस सवाल का जवाब चाहिए। शाहीन बाग की नौबत क्यों आई राजू पांडे जी? जो आज का टॉपिक है उस पर आइएगा, अमन सलामती की बात कीजिएगा, अहिंसा की बात कीजिएगा। राजू पांडे जी लग रहा है मुझे नहीं सुन पा रहे हैं पूरी हुकूमत राजू पांडे जी मुझे सुन पा रहे हैं? मान लीजिएगा नफरत हारेगी। राजू पांडे जी मुझे सुन पा रहे हैं? राजू पांडे जी मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। राजू पांडे जी ये कह रहा हूं कि बार बार आप शाहीन बाग का जिक्र कर रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि शाहीन बाग की नौबत क्यों आई? आप उन महिलाओं का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं जो खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों को लिए बैठी हुई हैं? 40 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा यही सरकार देती है ना राजू पांडे साहब। पीछे पीएफआई उन्हें अगर महिलाओं का उन्हें अगर अपनी बेटियों का उन्हें इन खवातीन की अगर जरा भी फिक्र होती तो सरकार अपनी खामोशी तोड़ देती। राजू पांडे साहब क्या कहना चाहते हैं? आप उनको आतंकवादी संगठन कह रहे हैं और गोडसे को अपना सब कुछ मान रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। दुनिया के 60 मुल्कों में आप इस वक्त देखे जा रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो हिंदुस्तान की बात नहीं है, हमारे आइन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पीएफआई पूरे देश में कम्युनल वायलेंस करने की उसका जिक्र नहीं हो रहा, उससे कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। पीएफआई का जिक्र ही नहीं हो रहा है राजू पांडे साहब। उसका जिक्र ही नहीं हो रहा है। पीएफआई का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? शर्जील का आप जिक्र क्यों कर रहे हैं? आपने जिक्र किया शाहीन बाग का, तो मेरा सवाल यह है कि शाहीन बाग की नौबत क्यों आई? आज मुल्क में 100 से ज्यादा शाहीन बाग है, इसकी नौबत आखिर क्यों आई? ये शाहीन बाग बना कैसे? इसके पीछे एक ही कारण है अबू जी, इसके पीछे एक कारण है जो पैथोलॉजिकल हैट्रेड है। आज की जो गवर्नमेंट है, आज की जो सरकार है, जो सबका साथ सबका विकास के लिए काम कर रही है। कानून बनाया गया देश में CAA, जो हमारे जो तीनों कंट्री में जो माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सबके लिए ये इनको पच नहीं पा रहा है। ये चाह रहे हैं क्या? मैं मोहित अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। मोहित अहमद साहब तो फिर बॉर्डर गिरा दो। ठीक है। मैं माजिद देवबंदी साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं राजू पांडे की बात हो गई। मैं मोहित अहमद साहब ठीक है, बात हो गई। मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं, अब टाइम बहुत कम बचा है। मोहित साहब, जो बात राजू पांडे कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है लोगों को, जिसकी वजह से इस तरह के शाहीन बाग बनते चले जा रहे हैं। मोहित अहमद साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन लिया मैंने। देखिए, ये जो राजीव पांडे जी कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, उसका ये फर्ज होना चाहिए कि सबका साथ और सबका विकास करे। सिर्फ नारा ना दे। नारे से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास नहीं होगा। प्रैक्टिकली क्या ये कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। करनी और कथनी में अगर फर्क ना होता तो ये नौबत ना आती। आज मैं कहता हूं ठीक है, शाहीन बाग के लोग गलत बैठे या सही बैठे हुए हैं, और हिंदुस्तान में बहुत सी सैकड़ों जगह पे शाहीन बाग बन गया है।
पूरे अलग अलग मुल्कों में। क्या आज 40 दिन हो गए, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे यहाँ की औरतें इस तरह से तपस्या कर रही हैं, बलिदान दे रही हैं? सरकार तो कह रही है कि 500 रुपए ले रही है। ये खवातीन बैठी हुई है जो धरने पर अपने बच्चों के साथ पूरे आसमान के नीचे बारिश पानी हवा में बैठी हुई है, ये 500 रुपए ले रही सरकार का तो ये इल्जाम है। बीजेपी तो लगातार ये इल्जाम लगा रही है। मैं सिन्हा जी आपके पास आना चाहूंगा, टाइम बहुत कम है, बहुत छोटा सा रिएक्शन में लेना चाहूंगा। मैं सिन्हा जी, क्या सरकार को इस पर बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकालना चाहिए? गांधी जी क्या यही चाहते थे कि मुल्क में इस तरह की बेचैनी रहे, मुल्क के लोग इस तरह से परेशान रहे? सिन्हा जी देखिए, प्रजातांत्रिक तरीके से जो लोग सत्ता खो चुके हैं और जिनकी धर्म सत्ता खतरे में है, ये लोग हमारे देश के भोली भाली जनता को और गरीब समाज को भड़का करके, उनको गुमराह करके, उन्हें भविष्य की बातें बता करके जो आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार ने खुला बात कही है, गृह मंत्री ने कहा है कि जिनको बात करना हो हमारा दरवाजा 24 घंटे खुला है, बात करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आंदोलनकारियों में से कुछ प्रतिनिधियों को जाकर के गृह मंत्री से मिलना चाहिए। किसी प्रकार गृह मंत्री जी मिलने नहीं आएंगे, गृह मंत्री जी मिलने नहीं आएंगे। उसी दिल्ली में 40 दिन से ज्यादा हो गए, गृह मंत्री जी मिलने नहीं आएंगे। पूरे मुल्क में उसके फायदे बताएंगे, पूरे मुल्क में इसके फायदे बताएंगे। एनआरसी के बारे में बताने के लिए पूरे मुल्क में जाएंगे, दिल्ली में ही शाहीन बाग में गृह मंत्री जी नहीं जाएंगे। मैं डॉक्टर सुमन आपके पास आना चाहूंगा। अमित सुमन जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह का माहौल है, गांधी जी की तालीमात को फिर से जिंदा करने, गांधी जी की जो तालीमात है, उनका जो मैसेज है, गांधी जी ने जिस वजह से शहादत दी थी, जिस वजह से गांधी जी का कत्ल हुआ, उसी सोच को फिर से एक तरह से जिंदा करने की जरूरत है आज के दौर में? सुमन जी, वो तो शादी का है वो। हाँ अबू भाई, दो बातें कहूंगा आखिर में। एक तो ये कि अब बहुत कम समय रह गया तो जल्दी में रखूंगा अपने आप को। मुझे तो बोलना ही नहीं दिया। गांधी जी का जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, वो ये था कि उन्होंने आम लोग, जो गरीब तबका था, जो अनटचेबल्स थे, जो छात्र थे, स्टूडेंट थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन सबको, महिलाएं थीं, दलित थे, उन सबको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। पहले के कांग्रेसी ऐसा नहीं कर पाए थे। कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला था जेपी आंदोलन के वक्त में। मैं बिहार से हूँ, बिहार से ताल्लुक रखता हूँ। जेपी मूवमेंट जब हुआ था तो वहाँ भी कुछ इसी तरह का रखा था कि सत्ता पक्ष के विरुद्ध इसी तरह का माहौल बना था, जब स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल्स, गरीब, पिछड़े, दलित, ये सब इकट्ठा हुए थे। और आज भी आप देखें कि जो ये सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में हो रहा है। छात्र, पढ़ा लिखा तबका जो इस चीज को भली भांति समझ रहा है, वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। और कुछ उसी तरह का माहौल बनता हुआ बीजेपी लगातार कह रही कि लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो पढ़ा लिखा तबका ही एक तरह से रोड पर है। कहना चाहूंगा, आखिर में कहना चाहूंगा एक बात जो गांधी जी के ताल्लुक से बहुत ही मुनासिब बैठती है आज के परिप्रेक्ष्य में, वो ये है कि दो लाइनें हैं जो किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है कि तारीख ने मुकम्मल किया था जिसे तारीख में, इट इज अबाउट गांधी, तारीख ने मुकम्मल किया था जिसे तारीख में, उस शख्स को तारीख से मिटाया जा रहा है। आज 30 जनवरी है, गांधी जी को याद करने की जरूरत है, बट कहीं ना कहीं उसे बिल्कुल मिटाया जा रहा है। मैं राजू पांडे जी सिर्फ 5 सेकंड दूंगा। माजिद देवबंदी साहब देर से जुड़ते, लास्ट कमेंट मुझे उनसे भी लेना है। राजू पांडे साहब, जी राजू पांडे जी 5 सेकंड बस। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि ये सुमन जी कह रहे हैं देश में पढ़े लिखे लोग आंदोलन कर रहे हैं। अरे देश में केवल 3 यूनिवर्सिटी नहीं है, देश में 3000 से ऊपर यूनिवर्सिटी है। ये 3 और 4 यूनिवर्सिटी का गेम प्लान है। के ऊपर राजू पांडे जी टाइम गिनाने का नहीं है। किसी दिन डिबेट में आइएगा तो वो भी आपके सामने लाऊंगा। मैं माजिद देवबंदी साहब टाइम इजाजत नहीं दे रहा। माजिद देवबंदी साहब क्योंकि शायरों पर हालात का असर बहुत ज्यादा होता है, जो मौजूदा हालात होते हैं, जो हालात होते हैं, मौजूदा हालात को देखते हुए अगर आपने कुछ कहा हो तो हमारे नाजरीन तक पहुंचा दीजिए। मैं यही चाह रहा हूं कि आपके हवाले से कुछ मौजूदा हालात को लेकर कुछ अगर आपका कलाम हो। बहुत शुक्रिया। मैं आपके हुक्म पर बिल्कुल ताज़ा 2 कते जो मैंने अभी आपकी स्टूडियो में के रास्ते में कहे वो कह दूं। हमारे सारे लोग बैठे हैं, उन कते से पहले सिर्फ एक बात अर्ज करूं कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। बिल्कुल, वफादारी गद्दारी छोड़ दीजिएगा, तारीख ने सब लिख दिया कौन वफादार है कौन गद्दार है। मैं कता पेश करता हूं आज के गांधी जी के अमन और आज़ादी के हवाले से।
कत्ल मासूम का जो करते हैं और ये कहते हैं कि अच्छा है। मेरा कहना तो है ये माजिद, ये अहिंसा नहीं है हिंसा है, ये अहिंसा नहीं है हिंसा है। आखिरी 4 पंक्तियां, 4 मिसरे जी। आज की डिबेट को मैं इन 4 मिसरों से खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूं। उसको जीने का हक नहीं कुछ भी, जो यहाँ अमन से नहीं रहता। तुमको तकलीफ दे के मैं खुश हूँ, मेरा मजहब तो ये नहीं कहता, मेरा मजहब तो ये नहीं कहता। गांधी जी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वक्त भी इजाफी हो गया। माजिद देवबंदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, राजू पांडे साहब, ख्वाजा इफ्तिखार साहब, डॉक्टर अमित सुमन जी, मोईद अहमद साहब और अशोक सिन्हा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।